हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, इस समय पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे, बहुत मेहनत कर रहे होगे और बहुत ही तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ आप दौड़ रहे होगे। इस समय पे आपका एक ही सवाल है कि मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे। ये जो सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है कि मॉक टेस्ट का जो स्कोर है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। और मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आपका जो भी आपने पढ़ रखा है, जितना आपने काम कर रखा है ना, उसमें ही काम चल जाएगा। मतलब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको कोई रिवीजन नहीं करना है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फॉर्मूला PBA, इसको आप अप्लाई करोगे और आपका स्कोर आप बढ़ते हुए देखोगे। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोग आपको ये बोलते हैं, आपको ऑर्डर बताते हैं। मतलब कि जब आप मॉक सॉल्व करोगे तो आपके 4 टॉपिक्स हैं, इसमें कौन कौन से हैं? क्रेग, QREG। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA। अब कई लोग आपको ये सलाह देते हैं या आप मुझसे पूछते भी हो कि हम जब मॉक लगाते हैं तो कौन से सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करें। ठीक है, कौन सा पहले सॉल्व करना चाहिए जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, हमें मॉक टेस्ट लगाने में जो हमारा स्कोर है वो बढ़े और ओवरऑल मतलब हमारा एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाए। ठीक है, तो कई लोग आपको ये सलाह देते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को लगाओ जो उसमें सबसे कम टाइम लग रहा है ना, जो लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग होगा उसको आप अप्लाई करो। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करना। ठीक है, जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं ये हाईली इफेक्टिव फॉर्मूला है, ये टेस्टेड फॉर्मूला है और ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कितना काम आपके आ सकता है। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहना, आखिरी तक देखना और समझने की कोशिश करना। आपको क्या बताना चाहता हूं, जो मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, रियल है। ठीक है, और मैंने खुद ने अप्लाई किया था और कई सारे मेरे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और वो सक्सेसफुल हुए हैं पिछले 3-4 सालों में। ठीक, सबसे पहले आप समझो, देखो एक चीज तो आप समझ चुके होगी, जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट क्या है? हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि हमको ये पता लगाना है कि एग्जाम कैसी होने वाली है, हमारा परफॉर्मेंस एग्जाम में कैसा होगा, है ना। तो मैं ये हमेशा उम्मीद करता हूं कि जब आप मॉक लगाते हो तो आप ये मान के लगाते हो कि ये एग्जाम है, ये फाइनल एग्जाम आप दे रहे हो, इसके बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो जरूर करो, जब भी आप मॉक लगाया करो ना तो पहले मन में ये धारणा बना के बैठा करो कि ये जो मैं मॉक लगा रहा हूँ ये मेरा फाइनल एग्जाम है और इसके बाद मेरे पास में कोई दूसरा मौका नहीं है, ये आखिरी मौका है मॉक लगाने का। इस तरीके से आप मॉक लगाया करो। अब होता क्या है फ्रेंड्स, है ना, जब आप मॉक लगाते हो ना तो ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये एक प्रकार की जर्नी होती है, ये एक प्रकार की यात्रा है। ठीक है, ये एक प्रकार की यात्रा होती है, एक दौर होता है जिस दौर से आप गुजरते हो। जैसे आपकी जर्नी में, लाइफ की जर्नी में या कोई भी जर्नी में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी आप उतार चढ़ाव देखते हो, कभी ऊपर जाते हो, कभी नीचे जाते हो, कई प्रकार के शेड्स आते हैं। वैसे ही 1 घंटे के मॉक में भी ना काफी सारे उतार चढ़ाव आप देखते हो, जिसकी वजह से आप कई बार खुश हो जाते हो, कई बार आप एकदम डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा। कैसे होता है देखो, जब आप मॉक लगाना शुरू कर रहे हो और मान लो कि आप 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली सॉल्व करते चले गए बहुत ही कम टाइम में, तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, आपको बहुत ही मजा आएगा, आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा और आपको ये बिलीव होने लगेगा कि यार वाकई में मैंने अच्छी तैयारी की है और मैं बहुत सही जा रहा हूँ और इस तरीके से मैं अगर जाता रहा तो मैं डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर मॉक में। ये आपको फील होगा 100%। और ये जो फीलिंग है ना, इससे डेवलप होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसका उल्टा भी होता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे सवाल फंसते हैं, एक मतलब मान लीजिए पहला जो दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और थर्ड क्वेश्चन ऐसा आ गया जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो क्वेश्चन ऐसा है कि आपका 2-3 मिनट खा गया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आपको ये तो पता है कि टाइम लिमिटेड है और क्वेश्चन भी करना है 100 के 100, उनको अटेम्प्ट तो करना है, कम से कम पढ़ना तो है कम से कम सारे क्वेश्चन। तो ऐसी परिस्थिति में आपका टाइम खत्म हो रहा है और जब आप एग्जाम दे रहे हो ना तो आपको ये पता होता है कि ये आपका करियर जुड़ा हुआ है इससे, तो आप तुरंत परेशान हो जाते हो, तुरंत डिप्रेशन में जाते हो और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि आप आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉपरली फोकस ना कर पाओ। होता है कि नहीं होता है? ये आपके साथ होता होगा। अगर आप मॉक टेस्ट को एग्जाम की तरह लेते हो या आपने पहले एग्जाम दे चुके हो तो आपके साथ में 100% हुआ होगा कि आप एक ही मॉक टेस्ट में एक प्रॉपर जर्नी को ट्रैवल करते हो जिसमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स आपके माइंड में चलते हैं। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है और ये फॉर्मूला जो है वो इसीलिए अप्लाई करना, उसी के ऊपर अप्लाई करना है। तो उस जर्नी में आपको क्या करना चाहिए, आप जब शुरुआत करो तो आपके अंदर आत्मविश्वास सबसे ज्यादा होना चाहिए जिससे कि आपको आने वाला सफर आपका आसान हो जाए। आप ये बात मानते हो
कि जब भी आप कोई काम करते हो, अगर आपका मन प्रसन्न है, आप खुश हो, है ना, आपके आसपास आपको अच्छा लग रहा है, एक अच्छी फीलिंग अगर आपके अंदर है, तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। और अगर उल्टा उसका है, मान लीजिए आप परेशान हो, तनाव में हो, आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी आपको हो रही है, और उस समय पे अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो उस काम की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, उस काम की क्वालिटी गिरेगी नीचे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये चीज बहुत बड़ी है जो कोई बच्चा समझता नहीं है। आपको कोई भी कुछ भी बता रहता है और आप मान लेते हो। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व किया करो जो कि लीस्ट टाइम मतलब कम समय लेता है, जो टॉपिक, मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि आप जीए से स्टार्ट करो, जीए से स्टार्ट करोगे, जीए सबसे कम समय लेगा तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बकवास बात है, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। पीबीए का मतलब क्या है? प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी क्या मतलब है इसका? 4 सब्जेक्ट्स आपके पास में है, चारों सब्जेक्ट में से आपको ये पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट पे आपकी सबसे ज्यादा कमांड है और कौन से सब्जेक्ट में आप किसी भी कीमत पे 100% स्कोर कर जाओगे। ठीक है, मैं अपना आपको बता रहा हूँ। मेरे केस में क्या था, जब मैंने एग्जाम दी थी तो मैंने रीजनिंग को और क्वांट को इस तरह से तैयार किया था, और क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है, इसको तैयार ऐसा किया जा सकता है कि इसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो मैंने इनको ऐसे ही तैयार किया था, और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं क्या करूंगा। सबसे पहले मैं रीजनिंग को खत्म करूंगा, क्योंकि इसमें मैं 25 में से 25 लाने के लिए एबल हूं, या अगर 25 में से 25 ना भी लाया तो 24 में से 25 तो मैं ले ही आऊंगा किसी भी हालत में। और क्वांट की तो ऐसी तैयारी थी, क्योंकि ये टियर 2 में भी आता है, तो हम इसको ज्यादा ताकत से पढ़ते हैं, तो इसमें तो मैं फुल मार्क्स स्कोर करने की स्थिति में था। और आखिरी के जितने भी मैंने प्रोबेबली 25 से 30 मार्क्स जितने भी मैंने लगाए होंगे, सब में मेरा ये परफॉर्मेंस रहा है किसी भी हालत में। तो ये 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ये किसी भी हालत में मैं स्कोर करने की स्थिति में था। तो मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत के समय में इन 2 टॉपिक को सबसे पहले सॉल्व किया। तो मैंने सबसे पहले अच्छा परफॉर्म करके एक अच्छी फीलिंग अपने अंदर ले आया, एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया शुरुआती दौर में, और कम से कम इंश्योर किया कि मैं इतने नंबर तो स्कोर कर ही रहा हूं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो टाइमिंग है, कई बार आप लोग पूछते हो कि टाइमिंग क्या होना चाहिए, मतलब कि हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए इन चारों टॉपिक्स का। तो देखो, आपका जो क्वांट है ना, इसका जो टाइमिंग होना चाहिए आपका, वो 23 मिनट होना चाहिए। रीजनिंग का आपका होना चाहिए 17 मिनट। ये मिनट्स है, ठीक है, ये मिनट्स है कि आपको किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है। 17 मिनट। इंग्लिश को आप दो 13 मिनट, और इसको दो 7 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया 40 और 20 60। 1 घंटे का पेपर आपका हो गया। तो आपको इस प्रकार से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पहले क्वांटी करो या पहले रीजनिंग करो। अगर आपका जीए अच्छा है, हो सकता है आपका जीए स्ट्रांग हो सकता है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है जीए के अंदर आप 23 या 24 नंबर स्कोर करने की सिचुएशन में आज हो। अगर ऐसा है तो आप जीए को पहले अटेम्प्ट करना, पहले वो सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करो जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की हालत में हो, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप शुरुआत में ही अपना बहुत बड़ा बर्डन खत्म कर लोगे। आपने एक बहुत बड़ा स्कोर अपना ऑलरेडी कर लिया है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने इतना तो अचीव कर लिया है, अब बचाव करना है। ठीक है, अब इसका उल्टा समझते हैं। अब एक काम करते हैं जो आपको लोग बताते हैं जनरली, जैसे कि आपको लगता है कि इजी वाला पहले कर ले, मतलब जो कम टाइम ले रहा है उसको पहले कर लिया जाए और बाकी वाला बाद में करें। मैं आपको बताता हूँ इसका नुकसान क्या होने वाला है। मान लो जीए आप पहले कर रहे हो, लेकिन जीए आपका कमजोर है, ज्यादातर लोगों का कमजोर होता है ना। इसको आप पहले उठा रहे हो, इस वजह से उठा रहे हो क्योंकि ये टाइम बहुत कम लेगा। कोई बात नहीं, इसने 7 मिनट में आपने पूरा जीए खत्म करा, लेकिन मान लो इसमें आपने 10 सवाल ही कर पाए, है ना। आप कॉन्फिडेंटली इसमें 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि बाकी के 15 सवाल में नहीं कर पा रहा। इसका मतलब पता है क्या फ्रेंड्स, आपने एक सेक्शन खत्म तो कर लिया, लेकिन आपने ये देखा कि 10 सवाल का मतलब मैंने 15 सवाल छूट रहे हैं, मतलब कि 30 नंबर तो ऑलरेडी आप पीछे हो गए हो। शुरुआती 7 मिनट में आपने अपने आप को ये बता दिया कि आप 30 मार्क्स बैक चले गए हो, और आप केवल 20 नंबर भी स्कोर कर रहे हो। मतलब ये भरपाई आपको करना पड़ेगी बाकी के 3 सेक्शंस में, और ये भरपाई करने का जो बर्डन है ना, उसको लेकर के आप आगे का मॉक्स लगाने वाले हो, जो कि आपको नुकसान देगा 100%। ये साइकोलॉजी ये काम करती है, और ये मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई कहानी बना के बता रहा हूं। ये सालों साल से मैं खुद भी अप्लाई करता था। जब मेरे साथ में मेरे जो फ्रेंड्स थे, हम जब तैयारी करते थे तब हम इन चीजों को ऑब्जर्व करते थे। अभी कई सारे बच्चे पढ़ाने में आ गए, उसके बाद से कई सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं, जो जिन चीजों को फेस करते हैं वो बताते हैं। ये प्रैक्टिकली होता है। जब आप शुरुआत में एग्जाम आपका शुरू हुआ, मान लो 1 घंटा आपका अभी टाइमर शुरू हुआ, ठीक है, घड़ी दिखा रही है 59 मिनट 59 सेकेंड्स।
जैसे टाइमर शुरू हुआ और अगले 4-5 मिनट में मान लो ऐसी कोई घटना हो गई है, ऐसा कोई आपका इस जर्नी में 1 घंटे की जर्नी में, आपकी 60 मिनट्स की जर्नी में, मान लो अगले शुरू के 5 मिनट में ऐसी कोई घटना हो गई है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको उलझा रहा है, जहां पर आप अटक रहे हो और आपको जरा सी भी फीलिंग आ गई ना कि यार पेपर बिगड़ सकता है, तो 100% पेपर बिगड़ेगा। मेरे बोलने का मतलब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब पेपर शुरू करो तो मैक्सिमम जर्नी ना आपकी कॉन्फिडेंस से भरी हुई होना चाहिए। वो तभी हो पाएगी जब आप वो सेक्शन उठाओगे जिसमें आप ताकत रखते हो, जिसमें आपका स्ट्रांग होल्ड है। स्ट्रांग होल्ड जो होता है ना आपका, वहां के आप राजा होते हो, और जहां के आप राजा होते हो ना, वहां पे आप बड़े आराम से आप दाएं हाथ से खेलते हो, सॉरी बाएं हाथ से खेलते हो, है ना, लेफ्ट हैंड्स प्ले, ठीक है, वो आपके बाएं हाथ का खेल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, और उसका होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आप डिप्रेशन में ना जाओ, आपकी एंजाइटी ना हो, आपको फ्रस्ट्रेशन ना आए। कई सारे बच्चे ये जानते ही नहीं, पता एग्जाम में, एग्जाम की तैयारी केवल सिलेबस से नहीं होती है, ये सारे एग्जाम के हिस्से होते हैं, ये सारे प्रोसीजर होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिससे आपको गुजरना होता है, और इसकी तैयारी कोई टीचर नहीं करवाता है। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इस प्रकार के वीडियोस में कई बार बना चुका हूँ, कई सालों से बना रहा हूँ, इन वीडियोस के थ्रू ही आपको पता चलेगा, कई और लोग भी बनाते होंगे इस प्रकार के वीडियोस, तो इनसे ही आपको पता चलेगा, ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्या क्या हम फेस करते हैं मॉक्स में और क्या स्टेप्स हमें उठाना चाहिए। जितनी बातें मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, ये वो फॉर्मूलेज हैं जो सक्सेसफुल लोग अप्लाई करते हैं, और जो फेल हो जाते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और आपको ये समझना है कि जो लोग हार गए हैं वो क्यों हारे हैं, तो हम अगर वो काम कर रहे हैं तो हमें तुरंत उसको छोड़ देना चाहिए। तो आपको ये काम तुरंत छोड़ना है। अगर आप मॉक लगा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले उस टॉपिक को लगाओ जिसमें आपका स्ट्रांग होल्ड है। अगर आपका क्वांट मजबूत है और रीजनिंग मजबूत है तो डेफिनेटली आपको रीजनिंग से स्टार्ट करना है, रीजनिंग और क्वांट सबसे पहले लगाओ। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश से आपका बैकग्राउंड बढ़िया है, आपका इंग्लिश मीडियम रहा हुआ है, या आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है, और इंग्लिश में अगर आप 23-24 क्वेश्चन सही करते हो हर मॉक में कंटिन्यूसली, तो आप शुरुआत इंग्लिश से करना। शुरुआत वहां से करो जिसको, जो नंबर आप पक्के कर रहे हो, वो नंबर पक्का हो गया, हटाओ अलग, आगे बढ़ो। फिर सेकंड प्रायोरिटी देना, ठीक है, इस ऑर्डर में। प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, हाईएस्ट एक्यूरेसी कहां लेकर आ रहे हो पहले उसको उठाओ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नंबर वो हो गया, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट किसकी है उसको उठाओ, फिर थर्ड हाईएस्ट, फिर फोर्थ हाईएस्ट सबसे आखिरी में। क्योंकि ये इसमें, ये तो आपका कबाड़ा वैसे भी करने वाला है, जो लास्ट में आप उठाओगे ये तो वैसे भी आपको उलझाने वाला, आपको पहले से ही पता है ना, अपने मॉक में तो अपने आप को देख ही लिया है, तो इसको शुरुआत में उठा करके अपने आप को तनाव देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमें करना क्या है, कोशिश करना है जितनी जल्दी हो सके हमारे जो पके हुए नंबर है उसको अपनी तरफ ले आओ। वो पक्के पकाए नंबर अपनी झोली में आ जाना चाहिए। उसके बाद देखो, कोई तुक्के मारना है या आपको अनुमान लगाना है, जो कुछ भी करना है वो सब बात की चीजें हैं, ठीक है। उसके लिए भी बताऊंगा वीडियो बनाकर कि उसमें कैसे आपको काम करना चाहिए। बट पहली प्रायोरिटी हमारी ये होना चाहिए कि जो हम मेहनत कर चुके हैं, जो एफर्ट हम लगा चुके हैं, वो एफर्ट बेकार नहीं जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आता है, सामने दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हम टेंशन में आ गए, हमें एंजाइटी हो रही है, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और हम उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उस क्वेश्चन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये गलती नहीं होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। और कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने का तरीका वही है कि पहले इन नंबर को इंश्योर कर लो। ये 99 से 100 नंबर आपके शुरू के आधे घंटे में आ जाना चाहिए किसी भी कीमत पे, तब आप सक्सेसफुली पूरे मॉक को अप्लाई कर पाओगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो मॉक टेस्ट होता है वो आपकी जर्नी होता है, एक यात्रा होती है जिसको आप ट्रैवल करते हो। इस यात्रा में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आपके हाथ में बहुत बड़ी की है कि आप ये चूज कर सकते हो, या आप चुन सकते हो कि आपको इस यात्रा में कॉन्फिडेंस कब चाहिए और फ्रस्ट्रेशन कब चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कब चाहिए, स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, खुशी चाहिए, अच्छा मूड चाहिए, ताकि हम अपने आप को एक अच्छे मूड में रख के आगे ले जा सकें।